सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 17 फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन का पार्ट 2 लेकर के आए हैं और ये लास्ट पार्ट भी है। इसमें आपको मैं सारे टॉपिक आज कवर कर दूंगी। पहला हमारा टॉपिक होगा इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, सेकेंड होगा इफ फॉरेस्ट डिसअपियर एंड थर्ड होगा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। यानी कि आज हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, थोड़ी वीडियो लंबी होगी सो आपको इसको ध्यान से सुनना होगा। ओके, पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले पार्ट में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था एंड हमारा जो पहला टॉपिक था द प्रोफाइल ऑफ अ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट की क्या प्रोफाइल थी। हमने 4 टाइप के फॉरेस्ट पढ़े थे, यानी कि हमने फॉरेस्ट को जो है हमने 4 लेयर्स में डिवाइड कर दिया था, कैनोपी, क्राउन, अंडरस्टोरी एंड फॉरेस्ट फ्लोर। फिर हमने यूजेस ऑफ फॉरेस्ट पढ़े था कि फॉरेस्ट का हम अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम फॉरेस्ट पे कैसे डिपेंड हैं, इसको हमने डिटेल में पढ़ लिया। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, आप जाकर के वहां से पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है हमारा इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमारा पहला टॉपिक है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स में आपस में परस्पर उनमें निर्भरता क्या है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स आपस में कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। A forest is a home to many types of plants, animals and microorganisms. हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो फॉरेस्ट जो है वो हर तरह के प्लांट्स, हर तरह के एनिमल्स और हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का घर होता है। ठीक है, द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर इंटरकनेक्टेड एंड टुगेदर फॉर्म अ बायोटिक कम्युनिटी। अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो आपस में पाए जाते हैं वहाँ फॉरेस्ट में, तो ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं और एक कम्युनिटी बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं बायोटिक कम्युनिटी। हिंदी में बोले तो जैविक कम्युनिटी, राइट। और एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जाहिर सी बात है, सभी एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स पर, यानी फूड के लिए प्लांट्स पर निर्भर है, चाहे डायरेक्टली निर्भर है कि डायरेक्टली उसको खा रहे हैं या इनडायरेक्टली उसको खा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अरेट ईट्स ग्रेन एंड प्लांट्स। एक चूहा जो होता है वो ग्रेन्स भी खाता है और प्लांट्स भी खाता है। स्नेक ईट्स अरेट, जबकि एक स्नेक जो है वो किसको खाता है? चूहे को खाता है। विच इज इन टर्न ईटन बाय एन ईगल, और जो स्नेक है उसको कौन खाता है? ईगल खाता है। दिस चेन दैट फॉर्म्स इन नेचर इज कॉल्ड अ फूड चेन। ये एक तरह की चेन बन गई ना। देखिए, चूहा जो है वो ग्रेन्स को खा रहा है और चूहे को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है। स्नेक को कौन खा रहा है? ईगल खा रहा है। तो ये एक तरह की जो चेन बन रही है, इस चेन को क्या कहते हैं हम? फूड चेन। सी फिगर 17.3, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स एज दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड्स। हम जब ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं तो ग्रीन प्लांट्स जो है वो हमारे प्रोड्यूसर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है अपना खाना खुद बना रहे हैं। प्रोड्यूस का मतलब, प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? जो प्रोड्यूस करता है। क्योंकि ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं तो इस वजह से हम ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है। एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। एनिमल्स जो है वो क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर, एज दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। चूंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं और वो अपने खाने के लिए जो है या तो किसी प्लांट पर निर्भर होंगे या फिर फूड पर निर्भर होंगे। तो हम ये देख रहे हैं, इस पूरे पैराग्राफ में हमने ये देखा कि जो एक फॉरेस्ट में, किसी भी फॉरेस्ट में या कोई भी इकोसिस्टम हो तो उसमें जो है एक फूड चेन बन जाती है। यानी कि जैसे कि सबसे पहले अगर आप ग्रीन प्लांट्स की बात करें तो ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर हो गए, उसके बाद ग्रीन प्लांट्स को खाने वाला रेट हो गया या ग्रास ओपर हो गया, तो ग्रास ओपर को खाने वाला अगर फिर उसके बाद उसको मेंढक खाएगा, मेंढक को कौन खाता है? सांप खाता है। सांप को कौन खाता है? ईगल खाता है। तो इस तरीके से एक चेन बन जाती है, राइट। तो हर जगह जो है ग्रीन प्लांट्स वो हमेशा प्रोड्यूसर्स रहेंगे और उसके बाद जो भी एनिमल्स होंगे वो कंज्यूमर रहेंगे। अब ये है कि हम इनको पहले इनको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, उसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहें, इनको थर्ड कंज्यूमर कहें, ठीक है, टर्शियरी कंज्यूमर कहें। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये फूड चेन दिखाई दे रहे हैं आपको। ये सन है, सन से एनर्जी गई तो एनर्जी कहाँ पे, किसने एब्सॉर्ब की? ग्रीन प्लांट्स ने की। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स पे यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये कुछ इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा। फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा। स्नेक को कौन खाएगा? ईगल खाएगा। ठीक है, और ये चेन चलती रहती है। ओके, अब ये है एक ओशियन चेन, ओशियन फूड चेन, कि ओशियन में बड़े बड़े ओशियन जो होते हैं हर जगह, देखिए ये फूड का जो चेन है ना, ये हर जगह चलता है। चाहे आप ग्रास में देख लो, ग्रास इकोसिस्टम हो गया आपका, ओशियन हो गया, पॉन्ड हो गया, तो ये जो फूड की चेन है ये हर जगह चलती है। कैसे? देखिए आप इसमें देखिए, यहाँ पे ये एल्गीज है, कुछ छोटे जो एल्गीज होते हैं उसमें ओशियन में, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं बहुत छोटे छोटे, उनको खाने वाले कुछ ये जू प्लैंकटन हो गए, उनको कौन खाता है? उनको फिश लार्वा खाती है। ठीक है, यानी फिश का जो लार्वा होता है उनको, वो उनका फूड है। ठीक है, उनको
फिश लार्वा को कौन खाता है? स्मॉल फिश खाती है, ठीक है। स्मॉल फिश मतलब ये स्मॉल फिश जो है इनका खाना क्या है? फिश लार्वा है। और स्मॉल फिश को कौन खाएगी? प्रेडेटर खाएगी, बड़ी बड़ी जो फिशेज होती है। तो इस तरीके से जो ये चेन है, फूड चेन, ये चलती रहती है। आगे चलते हैं। When animals die, their bodies are broken down by decomposers such as bacteria and fungi, and they become a part of a soil. जाहिर सी बात है, जब एनिमल्स मर जाएंगे तो उनकी बॉडी जो है डिकम्पोजर्स के जरिए से, जो डिकम्पोजर जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गए, तो वो उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं और वो एक सॉइल का पार्ट बन जाते हैं, मतलब वो भी मिट्टी बन जाते हैं। दिस मेक्स द सॉइल फर्टाइल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और यही वजह है कि हमारी जो सॉइल है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एकदम फर्टाइल हो जाती है। दिस प्लांट्स अगेन बिकम फूड सोर्स ऑफ फॉर द एनिमल्स। और यही प्लांट्स जो है वो दोबारा से एनिमल्स के खाने का सोर्स हो जाते हैं, ठीक है। देख रहे हैं ना कैसे चेन बन रही है। दिस द फूड चेन गोज ऑन एंड ऑन। इस तरीके से जो फूड चेन है वो बराबर चलती रहती है। फूड चेन्स आर सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो इन नेचर। और फूड चेन को जो है हम नेचर में एनर्जी फ्लो के तौर पर इसको रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। दे एग्जिस्ट एवरीवेयर, बी इन द पॉन्ड और द ओशन, द ग्रासलैंड, डेजर्ट और द माउंटेन। और ये जो फूड चेन है ये आपको हर जगह मिलेगी। अगर आप पॉन्ड में भी देख रहे हो, जैसे एक तालाब है, तालाब में क्या है? छोटे छोटे एल्गी को खाने वाले, उनसे जो कुछ बड़े जानवर हो गए, उसमें कुछ अलग अलग टाइप के जानवर होते हैं, ठीक है, उनको खाया उन्होंने, जानवरों ने फिर जो छोटे छोटे जानवर उनको खाया फिश के लार्वा ने। फिश के लार्वा को किसने खाया? छोटी फिश ने। छोटी फिश को किसने खाया? बड़ी फिश ने, ठीक है। इसी तरीके से ग्रासलैंड इकोसिस्टम में भी आपने अभी देखा कि ग्रास को जो है इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया, ईगल को जब ईगल मर जाएगा तो उसके बाद उसको कौन डिकम्पोज कर देगा? उसको बैक्टीरिया एंड फंगी डिकम्पोज कर देंगे। ओके, तो ये फूड चेन चलती रह रही है। या फिर माउंटेन में भी हर जगह ऐसा होता है। सेवरल फूड चेन्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर आर इंटरकनेक्टेड। ये जो फूड चेन होती है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, बोथ अ रेट एंड अ हैन ईट ग्रेन्स। अब आप यहाँ पे देखिए, जरूरी नहीं है कि जो रेट है, रेट ही सिर्फ ग्रेन्स खाते हैं, इसके अलावा हैन भी खाती है, ठीक है, मुर्गी भी खा रही है। बोथ ऑफ देम कैन बी ईटन बाय अ कैट। जबकि चूहे को और मुर्गे को कौन खा लेती है? एक कैट खाएगी। अ कैट कैन बी ईटन बाय अ बिगर एनिमल सच एज वॉल्फ। और जो एक कैट होगी उसको एक बड़ा जानवर जैसे कि वॉल्फ हो गया, भेड़िया होगा, उसको खाएगा। हाउएवर अ वॉल्फ कैन आल्सो ईटन अ हैन एंड अ रेट डायरेक्टली। और इसके अलावा एक भेड़िया जो है वो मुर्गी को भी खा सकता है, वो एक रेट को भी खा सकता है। तो आप अगर इसमें गौर करें तो यहाँ पे जो है काफी मतलब एक एक जाल की तरह बन रहा है। कैसे? कि भाई एक रेट है और एक हैन है, ठीक है। रेट और हैन जो है वो किसको खा रहे हैं? वो ग्रेन्स को खा रहे हैं, ठीक है। और उन दोनों को कैट खा रही है। कैट को एक बड़ा सा जानवर खा रहा है, कोई भी जानवर हो सकता है, भेड़िया हो गया या कोई भी जानवर हो गया, ठीक है। अब जो वॉल्फ है, वो वॉल्फ जो है वो तो रेट और हैन को भी खा सकता है ना, वो उसको भी खाता है ना। तो मतलब ये है कि यहाँ पे जो है एक जो चेन थी हमारी फूड चेन, वो थोड़ी सी फूड वेब की तरह हो गई, फूड के जाल हो गया इसका। देखिए आगे चलते हैं। ये देखिए, देयर आर आल्सो एग्जिस्ट इन अ मोर कम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो इन नेचर विच इज कॉल्ड फूड वेब। यहाँ पे जो है आप इसमें देखिए, ये एक फूड वेब है। देखिए इसमें क्या है कि ये जो ग्रास है, ग्रास को कौन कौन खा रहा है? भाई ग्रास को खा रहा है, रेबिट भी खा रहा है, ग्रास होपर भी खा रहा है, डियर भी खा रहा है, ठीक है। अब अगर आप एक ग्रास इकोसिस्टम में चले, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, तो ग्रास को ग्रास होपर खा रहा है, ग्रास होपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, डियर है, ग्रास है, ग्रास ही है, ग्रास को डियर खा रहे हैं, डियर को कौन खा रहा है? लायन खा रहा है। इसी तरीके से रैबिट है ना, ग्रास को रैबिट खा रहा है और रैबिट को लायन खा रहा है। अगर आप फिर इसमें देखें, यहाँ पे देखिए, ये ग्रेन्स है, ग्रेन्स को कौन? मुर्गी खा रही है, मुर्गी को कौन खा रहे हैं? वॉल्फ खा रहा है। ये ग्रेन्स है, ग्रेन्स को रेट खा रहा है, रेट को कैट खा रही है, और कैट को जो है वॉल्फ खा रहा है। तो मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है फूड चेन जो हम अभी देख रहे थे, ये फूड चेन जो है वो काफी एक कम्प्लेक्स वे में हो गया कि भाई एक वॉल्फ जो है वो एक हैन को भी खा सकता है, वो एक रेट को भी खा सकता है, वो एक कैट को भी खा सकता है। इसी तरीके से एक लायन जो है वो डियर भी खा रहा है, वो रेबिट भी खा रहा है, वो जो है क्या कहते हैं, अलग अलग और भी जानवर खा रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे एक जो है जाल बन जा रहा है, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं फूड वेब। As it appears like a web that a spider spins, ये एक जाल की तरह बन जाता है। You too are part of a food web, और हम लोग भी हैं जो है वो फूड वेब का एक पार्ट है। कैसे भाई? हम जो हैं हमारे में बहुत सारे शाकाहारी हैं, बहुत सारे मांसाहारी हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि हम लोग ग्रास भी खा रहे हैं और हम लोग मांस भी खा रहे हैं,
है ना। तो हम भी एक जो है फूड वेब का पार्ट बन रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए अब ये कॉर्न है, कॉर्न को ग्रास ओपर खा रहा है ना। ग्रास ओपर को कौन खा रहा है? रेट खा रहा है। ग्रास ओपर को फ्रॉग भी खा रहा है, ठीक है। अब फ्रॉग को स्नेक भी खा रहा है और रेट को जो है वो स्नेक खा रहा है। इसने रेट को डायरेक्टली ईगल भी खा सकता है, रेट को वॉल्फ भी खा सकता है, ठीक है। अब जो वॉल्फ है वो जो है वो स्नेक को भी खा सकता है, ठीक है। और वॉल्फ जो है वो इसको, थ्रश जो चिड़िया है इनको भी खा सकता है। ये फ्रॉग जो है, ये फ्रॉग को डायरेक्टली कौन खा सकता है? ईगल खा सकता है। फ्रॉग ड्रैगन फ्लाई को खा रहा है, फ्रॉग जो है बटरफ्लाई को खा रहा है, फ्रॉग ग्रास ओपर को खा रहा है, फ्रॉग जो है वो फ्रूट फ्लाई को खा रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारी फूड चेन थी कि उसमें एक डायरेक्टली बस एक एनर्जी का फ्लो चल रहा था, बिल्कुल 10% एनर्जी का फ्लो होता है इसमें, कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वहां से उसने जितनी भी एनर्जी गेन की हुई है, जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, तो वो अपने 10% जो है वो अपने आगे वाले कंज्यूमर को उसको दे देता है, ठीक है। फिर वो अपने आगे वो जितनी एनर्जी गेन करता है, जैसे लाइक यहाँ पे आप देखिए ये ग्रीन फूड हो गए, है ना, सॉरी ग्रीन प्लांट हो गए। ग्रीन प्लांट में मान लीजिए इन्होंने 100% एनर्जी, सोलर एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की, तो ये अपनी 10% एनर्जी जो है ये सप्लाई कर देगा ग्रास ओपर में। ग्रास ओपर के पास जितनी भी एनर्जी आएगी तो वो अपनी 10% एनर्जी कहाँ सप्लाई कर देगा? रेट में। फिर ये अपनी 10%, तो ये एक 10% एनर्जी का एक ये सिस्टम चलता है, ठीक है। ये हम आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये जो एक तरीके से जो फूड चेन थी जो हमारी सीधी चल रही थी, ये एक फूड वेब की तरह भी हो गई। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आप यहाँ पे क्या कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, फूड चेन एंड फूड वेब, ये एग्जाम में आपके आ सकता है। आगे चलते हैं। ट्रीज इन फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स सच एज चिंपैंजीज, मंकीज, गोरिल्लाज, स्नेक, चिपमंक्स, बर्ड्स एंड स्क्वायरल्स। जो ट्रीज होते हैं ये तो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं हर तरह के एनिमल, जैसे कि चिंपैंजी हो गए, मंकी, गोरिल्ला, स्नेक, चिपमंक्स, बर्ड्स एंड स्क्वायरल्स। ये आप देख रखते हैं, ये चिपमंक्स जो होते हैं ना, ये एक तरीके से स्क्वायरल जैसे ही है, गिलहरी जैसे दिख रहे हैं। ये तो इनकी एक मैंने फोटो लगाई है ऐसे तो ये जो चिपमंक्स जो होते हैं ये स्क्वायरली की तरह होते हैं, लेकिन बट उनसे थोड़े छोटे होते हैं। Trees absorb the harmful effects of natural elements such as wind, sunlight and rainfall, thus protecting animals. जो trees होते हैं वो जो sunlight से, sun से जो harmful effect आ रहे हैं, ultraviolet rays आ रही है, wind आ रही है and rainfall, तो ये animals जो वहाँ पे रहते हैं तो उनको इन सभी चीजों से protect करते हैं। animals उनमें रहते हैं तो वो उनका घर है, तो वो उनको trees जो है इनको protect करते हैं। Several insects and birds become agents that bring about pollination of flowers by असिस्टिंग इन फ्रूट फॉर्मेशन, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स जो बर्ड्स जो होते हैं वो पॉलिनेटर का काम करते हैं, कि वो अपना रस वहां से चूसते हैं और उसके बाद वहां से पोलन ग्रेन उठाते हैं और उसके बाद दूसरे फ्लावर पे जाते हैं, तो वहां से उनका पोलन ग्रेन सप्लाई हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके से फ्रूट के फॉर्मेशन में वो हेल्प करते हैं। बटरफ्लाइज, बीज, Wasps and hummingbirds are important pollinators. ये जो बटरफ्लाइज होती हैं, बीज हो गई, ठीक है, उसके अलावा हमिंग बर्ड्स हो गए, ये सभी जो है वो क्या है? इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स में इनका नाम आता है। सीड्स ऑफ सेवरल प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर डिस्पर्जल। जो बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं उनके सीड्स डिस्पर्जल के लिए बहुत सारे एनिमल्स पे डिपेंड होती है। कैसे? विच इज इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ दोज एट फार ऑफ द प्लेस। और ये किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है? कि जो दूर दूर जगहों पे जो प्लांट्स हैं तो वो कैसे सरवाइव करेंगे, तो उनको सीड चाहिए, तो सीड के लिए वो प्लांट्स पर बहुत सारे जो बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं उन पे डिपेंड होते हैं। एनिमल्स सच एज मंकीज, चिंपैंजीज एंड बर्ड्स ईट फ्रूट्स अलोंग विद द सीड्स। जो कुछ एनिमल जैसे कि मंकी, चिंपैंजी, बर्ड्स हो गए, ये जब फ्रूट खाते हैं तो उनको सीड के साथ भी खा लेते हैं। दिस एनिमल्स कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। द सीड ऑफ द फ्रूट दैट दे ईट कम आउट विद एक्सक्रीटा एंड गेट स्कैटर्ड टू डिस्टेंट प्लेसेस। जब ये पूरे के पूरे फल खा लेते हैं तो उनके बीज भी चली गई उनके। जब ये अपना एक्सक्रीटा सीक्रेट करते हैं उसको, तो जब वो उनको निकालते हैं तो उनके साथ बीज भी निकल जाती है। जब वो बीज वहां पे, अगर उसको वहां पे सॉइल फर्टाइल मिल जाएगी तो वो बीज वहीं से ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है और इस तरीके से हमारी सीड जो है वो आराम से इन एनिमल्स के जरिए से डिस्पर्स हो जाती है। ओके, दिस एनिमल्स हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। और ये एनिमल्स जो है वो सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। देख रहे हैं आप, इस ये कौवा है या चिड़िया जो भी है, तो इसने खाया फ्रूट और इसके बाद ये जाके अपना एक्सक्रीटा यहाँ पे सिक्रेट कर रहा है और जो है वहां से उसकी अगर बीज होगी उसमें, तो वो बीज अगर वहां गिरेगी उस सोइल पे और सोइल अगर उसको फर्टाइल मिल गई
उसको प्लांट को ग्रो करने के लिए, उस बीज को सीड को ग्रो करने के लिए, तो वो प्लांट वहां पे ग्रो हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। ऑर्गेनिज्म आर इंटरकनेक्टेड एंड फॉर्म द बायोटिक कम्युनिटी। अब ये भी पढ़ा है। फूड चेन्स आर सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो इन नेचर। ग्रीन प्लांट्स आर कोल्ड प्रोड्यूसर्स। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी चाहे हम ग्रासलैंड सिस्टम की फूड चेन की बात करें, चाहे हम ओशन की बात करें, चाहे हम कोई किसी की माउंटेन इकोसिस्टम की किसी की भी बात करें, तो वहां पे हमेशा जहां भी ग्रीन प्लांट्स होंगे वो हमेशा प्रोड्यूसर्स होंगे। और उसके बाद जितने भी उस पर डिपेंड होते रहेंगे वो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर रहेंगे। ओके, अ मोर कम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन नेचर इज कॉल्ड फूड वेब। ओके, आगे चलते हैं। आगे टॉपिक क्या है हमारा? फॉरेस्ट हेल्प इन प्योरीफाइंग एयर। कि फॉरेस्ट जो है वो एयर को प्योरीफाई करने में हेल्प करते हैं। फॉरेस्ट प्ले वाइटल रोल इन रिलीजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एयर। हम सभी को पता है कि फॉरेस्ट जो है वो एयर में ह्यूज अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को रिलीज करने में महत्वपूर्ण किरदार अदा करते हैं, महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। फॉरेस्ट आर रिच इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉरेस्ट में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन एयर टू सर्वाइव। और सभी जानवरों को, सभी प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए एयर की जरूरत है। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स टेक इन atmospheric carbon dioxide to manufacture their own food, photosynthesis and release oxygen as a byproduct. ग्रीन प्लांट्स हमेशा से, जब ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उनको जरूरत पड़ती है उसकी, तो वो अपने फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। फॉरेस्ट आल्सो serve as a sink for carbon dioxide that gets added into the air in the following way. इसके अलावा फॉरेस्ट जो है वो एज अ सिंक, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एज अ सिंक सर्व करते हैं कि वो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी होती है जो एयर में मिली हुई रहती है। किस किस तरीके से गिवन आउट बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन होती है तो प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ पे रहेगी? वो फॉरेस्ट में रहेगी। प्रोड्यूस बाय बर्निंग कोल एंड पेट्रोलियम। इसके अलावा जो जब कोल और पेट्रोलियम जलता है तो उस वक्त जो प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड तो भी वो वहां रहती है। गिवन आउट एज अ रिजल्ट ऑफ वोल्केनोज एंड अदर नेचुरल डिजास्टर। इसके अलावा जो वोल्केनोज फटते हैं और दूसरे जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जो प्राकृतिक आपदा वगैरह होती हैं, तो उन जब वो फटते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा मात्रा निकलती है, तो वहां वो भी क्या कहते हैं, फॉरेस्ट पे ही चले जाते हैं, मतलब एज अ सिंक सर्व कर रहे हैं। दस फॉरेस्ट हैव टू बैलेंस द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और इसी वजह से जो फॉरेस्ट होते हैं वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। मतलब ये फॉरेस्ट जो है वो जब उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड जाती है तो वो उसको एज अ फूड उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको यूज करते हैं और ऑक्सीजन जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में छोड़ते हैं, और इस तरीके से हमारा ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बैलेंस रहता है। फॉरेस्ट स्पेशली रेन फॉरेस्ट आर रेफर्ड टू एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। और जो फॉरेस्ट होते हैं स्पेशली रेन फॉरेस्ट, उनको लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, यानी कि अर्थ के फेफड़े कहा जाता है। ओके, आगे चलते हैं। देखिए ये डेवलपिंग अर्बन ग्रीन बेल्ट द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली, ये आपके लिए दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अभी टाइम नहीं है वरना मैं आपको इसको जरूर समझाती। ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, सो आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा। इफ फॉरेस्ट डिसअपियर, हमारा लास्ट टॉपिक क्या है कि अगर फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाए, यानी हमारी पूरी वर्ल्ड से अगर फॉरेस्ट को आप डिसअपियर कर दो तो क्या होगा? विद द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन देयर हैव बीन एवर राइजिंग डिमांड फॉर कंजर्विंग फॉरेस्ट इनटू रेजिडेंशियल एंड एग्रीकल्चरल एरियाज। ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इसके अलावा हमें, जब ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसकी बहुत सारी डिमांड्स भी बढ़ेगी, उसको रेजिडेंस के लिए, उसको रहने के लिए, ठीक है। उसके अलावा उसको बहुत सारी चीजों की डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। एज अ रिजल्ट लॉट्स ऑफ ट्रीज आर बीइंग फेल्ड एंड फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड। और इसका नतीजा क्या होगा कि हम बहुत सारे पेड़ों को काटेंगे और हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो क्लियर नहीं आते, खत्म होते जाएंगे, thus destroying the habitat of several species and एनिमल्स एंड प्लांट्स। और इस तरीके से क्या होगा, जब हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट काटेंगे तो बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स जो डायरेक्टली फॉरेस्ट पे डिपेंड है, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो उनके घर खत्म हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, किसी इंसान का आप घर खत्म कर दो, उसके रहने की जगह को आप उजाड़ दो, उसको जला दो, तो वो इंसान कहाँ जाएगा, वो जानवर कहाँ जाएगा, वो तो मरेगा ही। सच लार्ज स्केल फेलिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डेफोरेस्टेशन। इस तरीके से जो लार्ज स्केल पे जो ट्रीज की कटाई होती है तो हम उसे बोलते हैं डेफोरेस्टेशन। इट रिजल्ट्स इन परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वुडलैंड। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारे पास परमानेंटली फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, खत्म हो जाते हैं, और जो हमारी वुडलैंड्स जो होती हैं वो भी हमारे पास परमानेंटली खत्म हो जाती हैं जब हम डेफोरेस्टेशन करते हैं। इफ फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड,
अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर फॉरेस्ट को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, ग्लोबल क्लाइमेट एंड लोकल वेदर में चेंज ड्रास्टिकली। जो ग्लोबल क्लाइमेट है हमारा, ऑलरेडी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो हमारा लोकल वेदर है वो भी काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। देख रहे हैं आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मानसून है, जो मानसून का टाइम है, उस टाइम मानसून नहीं होती है, पहले ही हो जाती है। कभी कभी ऐसी बारिश होती है कि उस बारिश के बाद आपको गर्मी लगती है, घुटन सी महसूस होती है, उम्स महसूस होती है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हैं कि फॉरेस्ट हम डिफोरेस्टेशन करें, और डिफोरेस्टेशन करने की वजह से हमारा जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, और हमारे जो हमारे क्लाइमेट और वेदर जो है वो मतलब गर्म होता जा रहा है। ओके, और अगर हमने सारे के सारे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉयड कर दिए तो हमारा जो ग्लोबल क्लाइमेट और लोकल वेदर है वो अचानक से ही चेंज हो जाएगा। दिस विल रिजल्ट इन द लॉस ऑफ मेनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और इससे क्या होगा कि बहुत सारे एनिमल्स की स्पीशीज, प्लांट की स्पीशीज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है बहुत जगह जगह बने हुए वो खत्म हो जाएंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन। और लार्ज अमाउंट में ग्रीन हाउसेस गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जाहिर सी बात है जब प्लांट्स नहीं रहेंगे तो वो ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेंगे अब मैन्युफैक्चर के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो अलग अलग व्हीकल से निकल रही है, वोल्केनो से निकल रही है, नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह से निकल रही है, जो ह्यूमंस बीइंग छोड़ रहे हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कहाँ जाएगी, वो आपके एटमॉस्फेयर में रहेगी, तो उनकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी, मीथेन गैस की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और हमारे पास जो है जब इनकी मात्रा बढ़ेगी तो हमारे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग और इंक्रीज होगी। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज सच एज टिम्बर, मेडिसिन प्लांट्स, फ्रूट्स एंड नट्स आर डिप्लेटेड ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन। जब हम डिफोरेस्टेशन करेंगे तो हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि टिम्बर का प्लांट हो गया, हमने इसके बारे में पढ़ा था कि हमारे पास पिछले पार्ट में पढ़ा था कि हमारे पास जो है टिम्बर की 1000 स्पीशीज है, 1000 से भी ज्यादा स्पीशीज है, जिसका हम यूज प्लाईवुड, सॉ मिल्स, पेपर एंड पल्प, कार्डबोर्ड्स वगैरह में करते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स जैसे कि नीम, आंवला हो गया, जिसका हम यूज आयुर्वेदिक मेडिसिन में करते हैं। फ्रूट्स हमारे पास नहीं रहेंगे, नट्स जो होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। डिफोरेस्टेशन कैन कॉज सेवर फ्लडिंग, सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड्स एक्सेट्रा अफेक्टिंग अवर डेली लाइफ। इसके अलावा जब हम डिफोरेस्टेशन करेंगे तो सॉइल इरोजन होगा, है ना, तो हमने पढ़ा था कि एफोरेस्टेशन करने से इनके जो ट्रीज होते हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। अगर हम ट्रीज को काट देंगे तो उनकी जो रूट्स हैं वो बाइंड करके नहीं रहेगी, जैसे ही कोई हल्का सा पानी आएगा सॉइल उसके साथ बह जाएगी, तो ये सॉइल इरोजन हो गया, लैंडस्लाइड होगी, इसके जो कि हमारी डेली लाइफ को काफी ज्यादा इफेक्ट करेगी। अवर फॉरेस्ट नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर डिप्लेशन। तो जो फॉरेस्ट है उसको आगे उसके डिप्लेशन से हमें बचाने की जरूरत है, ताकि हम लोग जो है उसको बचाएं। देखिए ये आप ग्लोबल फॉरेस्ट लॉस दिखा रहे हैं आपको कि हम जो है ग्लोबली हम कितने ज्यादा फॉरेस्ट को लॉस कर चुके हैं। देख रहे हैं 14.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है हम ग्लोबल लेवल पर फॉरेस्ट को लॉस कर चुके हैं। सो वी शुड हैव टू एफोरेस्ट। ठीक है, हमें चाहिए कि हम एफोरेस्टेशन करें। यहाँ कुछ मैंने इमेजेस लगाई है कि यदि अगर हम फॉरेस्ट को खत्म कर देते हैं या फॉरेस्ट को हम अगर जला रहे हैं तो उनका क्या परिणाम होगा। देख रहे हैं आप जो जानवरों की स्पीशीज है वो खत्म हो जाएंगी। यहाँ पे एक जानवर दिखाई दे रहा है कि कितना मायूस नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए 20% ऑफ ऑल नॉन स्पीशीज आर थ्रेटेंड और इंडेंजर्ड। थ्रेटेंड या इंडेंजर्ड उन स्पीशीज को कहते हैं जो कि इस लेवल पर तक आ चुकी हैं कि वो एक्सटेंड हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, है ना, मतलब उनके खत्म होने का भय बना हुआ है, उनके एक्सटेंट होने का भय बना हुआ है। अफ्रीकन एलिफेंट्स वंस नंबर्ड इन द as few as 3200 टाइगर्स रिमेन इन द वाइल्ड, कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने कम टाइगर जो है वो बचे हुए हैं। सो हमें चाहिए कि हम डेफोरेस्टेशन ना करें। अब हम आगे चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब हम फॉरेस्ट को कैसे कैसे बचा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, सबसे पहले ये बात है कि कंजर्वेशन फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे किया जाए। प्रिवेंशन ऑफ फर्दर डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कि आगे जो है फॉरेस्ट का खत्म ना हो तो हम इसको बचाने को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फ्यू मेजर्स दैट कुड बी फॉलोड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट आर गिवन बिलो। ठीक है, कुछ मेजर्स के जरिए से हम जो है अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हमारे पास हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। एफोरेस्टेशन, सबसे पहली बात क्या है कि एफोरेस्ट करें। एफोरेस्ट का मतलब क्या होता है कि लार्ज स्केल पे ट्रीज लगाएं। पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ द डैमेजेस कॉज्ड बाय फेलिंग ऑफ ट्रीज। सबसे पहले लोगों को इस बात से सावधान करना होगा, उनको अवेयर करना होगा कि अगर आप पेड़ों की कटाई कर रहे हैं तो उनके क्या क्या नुकसान हैं। गवर्नमेंट्स एंड कम्युनिटीज शुड टेक स्टेप्स टू प्लांट ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। गवर्नमेंट को चाहिए, जो कम्युनिटीज हैं, समाज के लोगों को चाहिए कि वो लार्ज स्केल पे ट्री को प्लांटिंग है, ट्री की
लगाएं, यानी लार्ज स्केल पे ट्रीज लगाएं। एफोरेस्टेशन इज द लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लैंड्स वेयर देयर वर नो फॉरेस्ट प्रीवियसली। एफोरेस्टेशन किसे कहते हैं कि वैसी जगह जहां पर कि पहले कुछ भी नहीं था, यानी पहले जहां पे फॉरेस्ट नहीं था, अब वहां पे वैसी जगहों पे फॉरेस्ट लगाएं तो हम इसको कहते हैं एफोरेस्टेशन। प्लांट कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन है, जो हम खेती कर रहे हैं तो हम उसको प्लांट करें, यानी उसको ऐसा नहीं है कि कहीं भी कर दी खेती, कहीं के भी फॉरेस्ट को काट दिया और वहीं पे खेती करनी स्टार्ट कर दी। अगर आप इस तरीके से मतलब बिल्कुल रैंडमली फॉरेस्ट को काटते रहेंगे और वहां पे खेती करते रहेंगे तो वो फॉरेस्ट तो डिसअपियर होंगे। ठीक है, अ फॉरेस्ट शुड नॉट बी क्लियर्ड ऑफ ऑल इट्स ट्रीज एंड कन्वर्टेड इनटू एन एग्रीकल्चरल लैंड। जो फॉरेस्ट हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं तो उनको चाहिए कि वो मतलब उनको एग्रीकल्चर करने के लिए या कल्टीवेट करने के लिए पूरे के पूरे उनको रिमूव नहीं करना चाहिए। ठीक है, दिस कैन लीड टू सॉइल इरोजन। अगर हम ऐसा करेंगे कि हम खेती करने के लिए, खेती करना भी जरूरी है, ऐसा नहीं, खेती करना भी जरूरी है, वो भी क्या कहते हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें खेती करने के लिए पूरे के पूरे फॉरेस्ट को हम बिल्कुल खत्म करें, उसको क्लियर करें तो ये गलत है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि सॉइल इरोजन जो है वो ज्यादा होगी। प्रिवेंट इलीगल लॉगिंग, जो इलीगली लॉगिंग हो रही है, मतलब जो कटाई हो रही है पेड़ों की इलीगली, जो लोग इलीगली कटाई कर रहे हैं तो उनसे बचाया जाए। ठीक है, इलीगल लॉगिंग हैज लीड टू द डिक्रीज ऑफ अ लॉस ऑफ ट्रीज ओवर द ईयर्स। सालों में मतलब अभी जो इधर प्रेजेंट कुछ ईयर्स में जो है ज्यादा इतनी सारी इलीगल लॉगिंग हुई है, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे पास बहुत सारे ट्रीज जो है वो खत्म हो रहे हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज लेट आउट रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल लॉगिंग बाय मेकिंग इट पनिशेबल अंडर लॉ। जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ पनिशेबल मतलब ऐसे लॉ बनाए हैं कि अगर आप इलीगल लॉगिंग करेंगे तो आपको मतलब एक कानून के अंदर जो है आपको पनिश मिलेगी, आपको सजा मिलेगी। सो हम अगर इस तरीके अगर हम प्रिवेंट करते हैं, अगर हम इलीगल लॉगिंग को बचाते हैं तो हमारे पास हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो हमारी कैटल्स हैं, ठीक है, वो ओवर ग्रेज ना करें। अगर एक जगह कहीं पे ग्रेज कर चुके हैं, अगर वो एक जगह चर चुके हैं, वहां पे जो चराया जा चुका है इनको, तो वापस वहां पे उसको न चरें, ताकि वहां पे अगर कुछ जैसे एक बार अगर जानवर चर लेते हैं उस जगह को तो वहां पे जो उनकी घास होती है वो थोड़ी थोड़ी बची हुई रहती हैं, तो वो जब बढ़ जाएंगे, जब काफी बड़ी हो जाएंगे तो वहां पे दोबारा ग्रेज करवाया जाए। ठीक है, अगर वहां पे बराबर से आप एक ही जगह ग्रेज करवाते रहोगे तो एक क्या होगा कि वो जो ग्रास है वो एकदम रूट से खत्म हो जाएंगे, उनकी रूट तक खत्म हो जाएंगे और जो है वो पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे और वहां पे वो बिल्कुल वैसा एरिया हो जाएगा कि जहाँ पे कोई पेड़ ही नहीं है। प्रोविजन ऑफ सफिशिएंट पास्चर शुड बी मेड। हमें जो है एक बड़े बड़े चारागाह जो होते हैं ना, जिससे जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं जानवरों के लिए, उनको बनाना चाहिए ताकि हम ओवर ग्रेजिंग से बचा जा सके, स्पेशली इन एरियाज एडजॉइनिंग फॉरेस्ट टू प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग एंड ट्रैम्पलिंग ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स बाय कैटल। ठीक है, बहुत सारे एरियाज में उनको बनाना चाहिए ताकि जो प्लांट्स हैं, जो ग्रो कर रहे हैं प्लांट्स, वो उनको कैटल ना खा पाए। ठीक है, जो उनको मवेशी हैं वो उनको ना खा पाए। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, जो फॉरेस्ट फायर जंगलों में आग लग जाती है तो उनसे भी उनसे उनको बचाया जाए। कैसे बचाया जाए? फॉरेस्ट फायर आर कंसिडर बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स। जो फॉरेस्ट फायर होती हैं वो प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल नहीं होती हैं, बट दे माइट हैव डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन एनिमल लाइफ एंड पीपल लिविंग नियर बाय। लेकिन इसके अलावा जो वो फॉरेस्ट फायर होती हैं वो एनिमल्स की लाइफ पे और जो लोग आसपास रहते हैं उन पे बहुत ही भयानक इफेक्ट डालती है उनपे। दिस फॉरेस्ट फायर कैन बी प्रिवेंटिंग बाय बीइंग केयरफुल व्हाइल बर्निंग डेब्रिस। हम इन जंगलों की आग को जब हम मलबे जलाते हैं तो उस समय अगर लापरवाही अगर हम करेंगे तो क्या होगा कि ये जो आसपास जंगल है वो जल सकते हैं। तो हम उनको जो है उनसे बचाया जा सकता है कि जब हम कोई भी मलबा वगैरह जलाएं, कुछ भी आग वाग जलाएं फॉरेस्ट में, तो उसको ऐसी जगह पे जलाएं जहाँ कि उसको एक तो जलाने के बाद फौरन उसको मतलब अच्छे से बुझा दें, उसमें पानी वानी डाल दें, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक चिंगारी से पूरा फॉरेस्ट जल सकता है। ओके, फायर रिटार्डेंट्स एंड वाटर बॉम्ब्स आर आल्सो यूज्ड टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर। अगर कभी फॉरेस्ट फायर लग जाए तो फायर रिटार्डेंट जो आते हैं, फॉरेस्ट बॉम्ब्स आते हैं, जो बड़ी बड़ी पानी की बौछारें होती हैं, उनके जरिए से उनको बचाया जा सकता है। जैसे कि आप कभी देखते होंगे उसमें जो अमेजोन के जंगल में कभी कभी आग लग जाती है तो देखिए वहां पे कैसे उसको आग लगने से रोका जाता है। फैक्ट फाइल क्या है? इन द 1970s एन ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट स्प्रेड थ्रू आउट इंडिया एंड कैम टू बी नोन एज द चिक्कू मूवमेंट। 1970 में एक ऑर्गेनाइजेशन था जिन्होंने की
पूरे इंडिया में लार्ज स्केल पे जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा था, फॉरेस्ट को कटाई की जा रही थी, उसके खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन किया और इस आंदोलन का नाम क्या रखा गया, चिपकू मूवमेंट, जिसको कौन लीड कर रहे थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी। ये आप देख रहे हैं इनको, ठीक है। The movement was initiated when the government allowed commercial constructors full access for cutting down trees। और ये मूवमेंट, ये जो आंदोलन था, ये कब स्टार्ट हुआ, तो जब गवर्नमेंट ने जो है कमर्शियल कंस्ट्रक्टर्स को इस बात की इजाजत दे दी कि वो लोग जो है मतलब कंस्ट्रक्टिंग करने के लिए पेड़ों को काटें, तो ये मूवमेंट चलाया गया। उसमें आप देख रहे हैं कि ये जो औरतें थी वो जाकर के, बहुत सारी जो महिलाएं थी वो जाकर के पेड़ों से चिपक गई और उन्होंने ये कहा कि पहले आप हमें काटिए एंड देन फिर आप पेड़ों को काटिएगा। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट मूवमेंट दैट इन्वॉल्व द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। और ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें कि वुमेन ने, महिलाओं ने बहुत ही एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे पेड़ों को बचाया। तो इसको लीड करने वाले जो इंसान थे, बहुत ही बड़े इंसान थे वो, जिनका नाम सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, जो ऐसे दिखते हैं, आप देख रहे हैं इनकी फोटो लगी हुई है। आप अगर इनके बारे में पढ़ें तो इनका जो इनकी जो ये बॉर्न हुए थे, ये 9 जन 1927 के हुए थे और इन्होंने जो अपना started the चिपको मूवमेंट इन 1973 टू प्रिवेंट द फेलिंग ऑफ ट्रीज बाय फॉरेस्ट कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। जो फॉरेस्ट कंस्ट्रक्टर्स थे उनको पेड़ों से काटने के बचाने के लिए उन्होंने जो है चिपको मूवमेंट को स्टार्ट किया था। गांधीयन एट हार्ट, दिल से एक बहुत बड़े गांधीवादी थे। ही वाज इंस्पायर्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह, जो सत्याग्रह गांधी जी ने आंदोलन चलाया था उससे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर थे और उनको जो है स्प्रे हेडेड द एंटी तेहरी डैम मूवमेंट गोइंग टू ऑन हंगर स्ट्राइक्स एंड कोर्टिंग अरेस्ट, ठीक है। इनको काफी बार अरेस्ट भी किया गया। अवॉर्डेड द पद्मा भूषण इन 2009। ओके, तो ये आप देख रहे हैं ये चिपको मूवमेंट है। इसके बारे में आप, अगर आपको और पढ़ना है तो आप इंटरनेट पे पढ़ लीजिएगा। ये देखिए केस स्टडी इंडियन फॉरेस्ट की दिखा रहे हैं आपको कि डू यू नो द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट दैट वी हैव इन इंडिया। वी कैन क्लासिफाई द इंडियन फॉरेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज। हमारे पास इंडिया में जो है बहुत ही ज्यादा कैटेगरीज में, मतलब हमारे पास 5 कैटेगरीज में, हमने इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। हमारे पास अलग अलग तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कौन कौन से फॉरेस्ट हैं? मैनग्रोव्स आर वेल एडेप्टेड टू बोथ साल्टी एंड स्वैम्पी हैबिटेट बाय डेवलपिंग ब्रीथिंग रूट्स। जो मैनग्रोव टाइप के जो पेड़ होते हैं, जो हमारे पास फॉरेस्ट होते हैं, वो हमें साल्टी एरियाज में भी मिल जाएंगे, दलदली एरियाज में भी मिल जाएंगे। द गैंगेटिक सुंदरबंस इज द लार्जेस्ट मैनग्रोव एरिया इन द इंडिया। जो इंडिया में जो गैंगेटिक सुंदरबंस है वहां पे आपको मैनग्रोव्स के बहुत सारे, मतलब वहां पे उसकी लार्ज अमाउंट में वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्या है? ड्राई फॉरेस्ट। हमारे पास ड्राई फॉरेस्ट भी है। दूसरी कैटेगरी क्या रखी है हमने? ड्राई फॉरेस्ट की। ये कहाँ मिलती है? आर द मेनली फाउंड इन सेंट्रल इंडिया। ये आपको सेंट्रल इंडिया में मिलेगी। इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है वहां पे। दे आर वेल एडेप्टेड टू द डील विद लॉन्ग ड्राई सीजन। ये जो है ड्राई सीजन में, बहुत लंबे ड्राई सीजन में भी वहां पे अडेप्ट कर जाते हैं। विदाउट रेनफॉल विच लास्ट फॉर सेवरल मंथ्स, है ना, कि अगर बहुत महीनों तक भी अगर रेनफॉल नहीं हो रही है तब भी ये वहां पे सर्वाइव कर जाएंगे। स्क्रबलैंड्स किसे कहते हैं? जो झाड़ीदार जो वो होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वो आर द एरियाज कवर्ड बाय ग्रास ऑफ थॉर्न स्क्रब्स, यानी जिनमें कांटे लगे हुए होते हैं। दीज लाई मेनली इन द डेक्कन प्लेटू, ठीक है, एक्सटेंडेड अक्रॉस महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो जितने भी स्टेट बताए गए हैं यहाँ पे ये ज्यादा मिलेंगे आपको। स्क्रबलैंड्स कॉमनली नोन एज अल्पाइन टंड्रा आर फाउंड लाइनिंग द हिमालयन रीजन। इसके अलावा ये हिमालयन रीजन में मिलते हैं। ओपन फॉरेस्ट किसे कहते हैं? जो कि ज्यादा घने नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप इनको दूर से देखो तो वहां से जमीन भी नजर आएगी। आर वेयर द फॉरेस्ट कवर इज नॉट वेरी डेंस, मतलब ज्यादा घने नहीं होंगे। एंड द एरिया इज मोर ओपन। जो एरिया होगा वो, मतलब वहाँ के जो पेड़ होंगे वो एकदम बिल्कुल पास नहीं लगेंगे। जैसे बहुत सारे घने फॉरेस्ट होते हैं ना, दूर से देखने में कुछ भी नहीं दिखता है, अंदर डबल डेकर ट्रक भी घुस जाए तब भी उनको पता ही नहीं लगता है अंदर, तो वैसे फॉरेस्ट नहीं होते हैं, वो ओपन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। दे आर मेनली फाउंड इन द हिमालयन रीजन एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये आपको हिमालयन रीजन में और जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां पे आपको मिलेंगे। डेंस फॉरेस्ट, और अब कौन से हमारे पास डेंस फॉरेस्ट भी है? आर वेयर द वेजिटेशन इज वेरी थिक एंड द कैनोपी कवर इज डेंस, ठीक है। जो कैनोपी लेयर होती है ना, एक तो इमर्जेंट लेयर हमने पढ़ी थी, सबसे बड़ी जो सबसे ऊंचे पहाड़ होते हैं, उसके बाद होती है कैनोपी लेयर। तो वहां पे जो कैनोपी लेयर है, जो कैनोपी फॉरेस्ट है, वो बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, बहुत ज्यादा घने होते हैं कि आप उनको देख ही नहीं सकते। द टू मेन एरियाज आर द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न हिमालयन विच आर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और आपको जो डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे ये कहाँ पे मिलेंगे? आपको वेस्टर्न घाट्स में और ईस्टर्न हिमालयन में, ओके।
आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो पर्पल कलर के जहाँ पे भी कलर है, या आप गौर से देख लीजिएगा इस इंडिया के मैप में, जहाँ पे भी पर्पल कलर का दिखाया रहा है तो वहाँ पे मैनग्रोव्स मिलेंगे, ग्रीन में स्क्रब मिलेंगे, ओपन फॉरेस्ट आपको इस वाले एरिया में मिलेंगे कहीं कहीं, ठीक है। और जो डेंस फॉरेस्ट होंगे बिल्कुल जो बहुत घने हैं वो आपको ऐसे एरियाज में मिल जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स है, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। फॉरेस्ट सर्व एज अ सिंक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये ट्रू है। एफोरेस्टेशन रिजल्ट इन परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वुडलैंड्स, ये फॉल्स है, एफोरेस्टेशन नहीं बल्कि डेफोरेस्टेशन। लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द डेफोरेस्टेशन, ये भी ट्रू है। फायर रिटार्डेंट्स एंड वाटर बॉम्ब्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट इलीगल लॉगिंग, तो ये फॉल्स है। इलीगल लॉगिंग के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि कभी जब फॉरेस्ट फायर हो जाती है तो हम उस वक्त फायर रिटार्डेंट्स का यूज करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑरली। व्हाट इज एफोरेस्टेशन? एफोरेस्टेशन अभी हमने पढ़ा था कि एफोरेस्टेशन इज द लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लैंड्स वेयर देयर वर नो फॉरेस्ट प्रीवियसली। ओके, ये आप याद कर लीजिएगा। What has the Indian government done to prevent illegal logging? So the Indian government has laid out rules to prevent illegal logging by making it punishable under law. What can be done to prevent overgrazing by cattle? तो इसको भी आप खुद भी लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है बुक में, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि provision of sufficient pasture should be made, especially in areas adjoining forest, to prevent overgrazing and trampling of growing plants by cattle. Okay, तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, इसको पढ़ लीजिएगा आप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में जरूर शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।